बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली 90 मिनट की कॉल जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान ख़त्म हो गई और इसमें कमला हैरिस से भी बात की गई और ये इंतहाई फ्रस्ट्रेशन से भरी कॉल थी। गुस्सा, नफरत, हर चीज़ इस कॉल में नज़र आई और आप अंदाज़ा कर लें कि इस कॉल के बाद इजराइल में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा कम से कम गवर्नमेंट लेवल पर 1000 गुना बढ़ गया। इतनी तलखियां, इतनी धमकियां और ये तमाम चीज़ों के बाद इजराइल ने, नेतन्याहू ने यानी क्लियरली जो बाइडन को कह दिया है तुम इस स्ट्राइक में शामिल हो या ना हो, इसराइल ये स्ट्राइक करेगा, हर सूरत स्ट्राइक करेगा और हम तुमसे प्लान भी शेयर नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल में नेतन्याहू ने फ़ोन बंद कर दिया और ये तलखियों भरी कॉल जो थी वो ड्रॉप हो गई। जो बाइडन क्लियरली कहता रहा कि आप स्ट्राइक ना करें, आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक ना करें, ईरान एटमी ताकत बन जाएगा और इस सारी सूरत हाल में रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने भी अमेरिका को मना कर दिया है कि आप इसराइल को रोकें वरना फिर हम चाइनीज और रशियन कैंप में चले जाएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर से लेकर तमाम चीजें हमारी ताकत जमीन बोस हो जाएगी। इजराइल ने कहा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, यानी नेतन्याहू ने क्लियरली उसको कहा कॉल पर, मुझे इन चीजों की कतन कोई परवाह नहीं है, हर सूरत हमला होगा। और जो सबसे अजीबो गरीब सूरत हाल है, अमेरिका को उन्होंने ये बात कही है कि हम आपसे प्लान भी नहीं शेयर करेंगे। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ है, इनका जो वजीर दिफा है, ये वजीर दिफा बेसिकली नेतन्याहू के साथ खड़ा नहीं है, ये वोज के साथ खड़ा है, लेकिन इसने जाना था अमेरिका के दौरे पर। नेतन्याहू ने इसका दौरा होल्ड किया, पहले प्रूव किया, बाद में होल्ड कर लिया और कहा कि नहीं। उधर से बाइडन की कॉल आई कि क्या मामला चल रहा है, उसने कहा आप मुझे अप्रूवल दे। अप्रूवल से मुराद ये नहीं था कि आपका हुक्म आए, अप्रूवल से मुराद ये है कि आप हमारे साथ इस स्ट्राइक में शामिल हो। उन्होंने इनकार किया है कि हम इस स्ट्राइक में शामिल नहीं होगी, क्योंकि ईरान के जिस तरह के मिसाइल हैं वो पूरा मिडल ईस्ट को राख का ढेर बना देंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं। और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ऑलरेडी आपको पता है ईरान ने कह दिया कि इस हमले में अगर शिरकत हुई, किसी ने भी एयर स्पेस दी तो उसकी तो खैर नहीं है। तो उन्होंने अमेरिका को भी वाज़ह कर दिया है कि अगर ये हमला होता है ईरान के ऊपर तो फिर इसके बाद रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, तो हम चाइनीज और रूस के कैंप में चले जाएंगे, लिहाजा फिर आपको गुड बाय। उससे ये होगा कि तेल को मुकम्मल तौर पर अमेरिकी डॉलर से आज़ाद कर लिया जाएगा। आपको पता है दुनिया के अंदर जितना तेल बिकता है ईरान उसका सिर्फ 2% देता है। ईरान तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे के ऊपर, यानी उसकी कॉस्ट और तमाम चीज़ें अगर निकाल दो तो उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस सारी ज़रूरत हाल में उसको अपने मुल्क के अंदर कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। लेकिन 2 मिलियन बैरल यानी 20 लाख बैरल में से तकरीबन 10 लाख उसकी अपनी खपत है और बाकी वो एक्सपोर्ट कर देता है। पाबंदियाँ हैं लेकिन 2 नंबर तरीके से, जैसे पाकिस्तान में कितना आ जाता है और इसी तरह दुनिया भर में जाता है। अब सीन यहाँ पर ये है कि वो डॉलर्स की बजाय दूसरी करेंसी में बिकेगा, अमेरिकी डॉलर की तो मौत है। तो हुआ ये है कि बाइडन ने अपनी तमाम चीज़ें बताई, ये होगा वो होगा, बड़ा क्लियरली इजराइल को बताया, यानी नेतन्याहू को बड़ा क्लियरली बताया। अब हुआ ये है कि वजीर दिफा से एक बयान दिलवाया है, जैसे ही कॉल ड्रॉप हुई है उसने कहा है कि ईरान पर हम जो हमला करने जा रहे हैं ये इतना सरप्राइजिंग होगा, इतना तबाहकुन होगा, इतना बर्बाद कर देने वाला हमला होगा कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ कि हम इतना तबाहकुन हमला करने जा रहे हैं। आपको पता है उसने किसको सुनाया है? अमेरिका को। ये जैसे ही कॉल ड्रॉप हुई है वजीर दिफा से बयान दिलवाया। आपको पता है वजीर दिफा अमेरिका के भी करीब है और अमेरिका उसको पुश कर रहा था इजराइल के वजीर दिफा को कि तुम नेतन्याहू को रोको, क्योंकि आर्मी चीफ भी उसके साथ खड़ा वजीर दिफा के कि भाई आप ये स्ट्राइक ना करें, ये हमला ना करें। तो इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू ने उसका दौरा रुकवाकर उसी के थ्रू बयान दिलवाया है कि इस सारे मामले पर तुम बयान दो कि हम ऐसा स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर कि वो सारे स्ट्राइक भूल जाएगा। यानी उन्होंने अमेरिका को भी सुना दिया है कि बेशक रीजनल वॉर छिड़ती है, न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती है, तुम इसमें हो या ना हो, फिर हमें करना सब कुछ आता है। यानी वो असल में इस सारी सूरत हाल में बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है कि ठीक है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, यानी अगर तू नहीं है तो बहुत सारे दूसरे। तो इस वक्त हालत ये है कि तबाही का बटन दबने में ऐसा लग रहा है कि कुछ ही लम्हे बाकी हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि कुछ दिन बाकी हो, क्योंकि इजराइल को इस बात की अब समझ नहीं आ रही करना क्या, लेकिन उसे ऐलान ज़रूर कर दिया है
आप यहाँ से अंदाजा करें कि मीडिया को भी उन्होंने किस हिसाब से रखा हुआ है। आप इस लड़की को देखिए, ग्रेटा थनबर्ग, आपको याद है कि ये क्लाइमेट के ऊपर कितनी गुफ्तगू करती थी, मौसम और ये इसको पूरी दुनिया में पसीरा ही मिली, जहां जा रही है सेमिनार्स हो रहे हैं। जिस दिन से इजराइल के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई है ये गजा वार पर, इसको कोई कवरेज ही नहीं देता। यानी आप अंदाजा कर ले कि अमेरिका के अंदर रहने वाले या बाहर दुनिया के लोग सारे से तंग आ गए हैं, यानी इजराइल से। अब ये करती क्या है, किफाया पहन के आ जाती है, ये जो फलस्तीन का रुमाल है जिसको असल में बहादुरी का रुमाल कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है इनका। अब ये किफाया पहनती है और उसके बाद कोई मीडिया इसके करीब नहीं आता, इसके खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इसको कोई कवरेज नहीं देता। यानी दुनिया में आपने अंदाजा करना हो कि क्या मामला होता तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले। ये दुनिया में कहीं जाती थी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोहराम मच जाता था। और अब हालत ये है कि इजराइल के खिलाफ जब से बोलना शुरू हुई है तो आप देख लें मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। तो अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीजें स्टेक पर लगी हैं। अब हो ये रहा है कि नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली कहा है भाई हमारे मुल्क में मिसाइल लग रहे हैं, कि रियाद शमूना की हालत बुरी है, मिसाइलों की बरसात हो रही है, मुल्क के अंदर लोग छोड़कर जा रहे हैं, हमने स्ट्राइक ना किया तो हमारी एयरफोर्स की रेपुटेशन इस वक्त पूरी दाव पर लगी हुई है। लेकिन जो बाइडेन ने बात की है नेतन्याहू को, वो बिल्कुल एक ठीक बात है। उसमें उन्होंने कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी पेलोड चाहिए इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, क्योंकि नेतन्याहू ये चाहता है कि हम उनका एटमी प्रोग्राम तबाह करें। उसके लिए आपको खाली ये नहीं है, आपको एक तो एयर स्पेस चाहिए। अजरबैजान से सबको मना कर दिया, जिसने एयर स्पेस दी वो तो नहीं छोड़ेगा ईरान उसको। ये सारी सूरत हाल में सबने मना कर दिया भाई हमने अपनी एयर स्पेस नहीं देनी। फिर भी अगर कोई अंदर खाते देता है तो उसका तो खेल खत्म। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि उन्होंने कहा कि एक तो पे लोड आपको बहुत ज़्यादा चाहिए F-35, उसके अलावा हंड्रेड्स के करीब आपको तैयारे चाहिए। ऊपर से वहाँ पर जो इंटेलिजेंस मालूमात है उसके मुताबिक S-400 वहाँ पर लगे हुए हैं और ये किसी को नहीं पता कि Su-35 पहुँच चुके हैं नहीं पहुँचे, क्या मामला है। ये सारे का सारा जो मामला इस वक्त है वो इजराइल के खिलाफ जा रहा है। तो उनको बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया गया है कि आपकी तबाही के आसार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यानी हमें नजर आ रहा है कि ये ना हो कि F-35, क्योंकि अमेरिका ने इसको दिए हुए F-35, तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ लग गई, अगर ये तैयारे गिरा दिए गए तो हमारी टेक्नोलॉजी हाथ में लग जाएगी ईरान के। ईरान से आगे रूस और चाइना, और आप इस सारे मामले पर समझते हैं कि अमेरिका इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अब आप ये सोचें कि इजराइल यानी नेतन्याहू बज़िद है इस बात पर कि मुझे उड़ानी है न्यूक्लियर फैसिलिटीज। वो इनको कह रहे हैं कि आपको अगर हमला करना है आप जेरिको मिसाइल मार लें, आपको ज्यादा अगर है तो आप लॉन्ग रेंज मिसाइल उन पर मार लें, ज्यादा मार ले, कई जगह से इंटरसेप्ट हो जाएगा, कई जगह से नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं नहीं हमें स्ट्राइक करने हैं, हमें जाकर अपने तैयारे लेकर जाने हैं। अब फिजिबिलिटी वो क्या चाह रहे हैं, इजराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका हमारी मदद करे स्ट्राइक में, एक तो शामिल हो, वो नहीं अभी आ रहे। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप इन कंट्रीज को कहें, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, कि वो हमारा साथ दें और वहां से एयर स्पेस हमें मिले, या आप एयरक्राफ्ट कैरियर से भी जाकर ये काम करें, यानी स्ट्राइक के लिए एंटर हो। वो असल में नहीं चाह रहे, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है। असल में जो ईरान ने हालिया हमला किया है, ये हमला बड़ा खतरनाक था। इसने अमेरिका के सारे सिस्टम को बाईपास कर दिया है। और आज तो देख लें कि उस जर्नैल ने भी बड़ा क्लियरली बता दिया है, यानी जो ईरान की फौज का एडवाइजर, उसने आज कहा है कि हमने F-35 को निशाना बनाया, हमने इजराइल के सारे और अमेरिका समेत डिफेंस को पैरालाइज कर दिया है, हमने उनको जैम कर दिया और फिर जाकर हमला किया, डिटेक्ट नहीं हो पाए। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल में अमेरिका कैसे हामी भर सकता है। इजराइल को ये बात पता है कि अगर इस सारे मामले पर ये ना हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारे लिए हमारी रेपुटेशन का सवाल है। असल में हुआ ये था कि ईरान ने जब तक स्ट्राइक नहीं किया था, ईरान की रेपुटेशन दांव पर लगी थी और बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ गया था। सबका अचानक से पलड़ा इजराइल की तरफ हो गया था। आपको याद है इस वक्त की हालत जो बदली है वो ये है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इजराइल के खिलाफ है, वो चाह रही है कि स्ट्राइक ना करे। उस वक्त आप देखें कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया, इस्माइल हानिया को मार दिया, सारी क़यादत को मार दिया, ये सारे का सारा जो मामला हो रहा था तो इजराइल के डंके बज रहे थे। लेकिन फिर जब ईरान ने हमला किया और वो रुके ही नहीं हमला हो रहा है, देखिए आप दुनिया को जो मर्जी कहते रहे, F-35 तबाह हो गए और इस सारी सूरत हाल में ईरान के अब जर्नैल भी क्लियरली कह रहे भाई हमने उड़ाए। तो आप ये सोचें अमेरिका को ये पता है, आगे उनको गुस्सा है कि F-35 तक को हिट किया है।
अब वही समझ रहे हैं कि अगर F-35 चला गया और S-400 ने 400 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लिया और उसको गिराने के लिए आगे आ गए और जैमर्स यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम यूज़ किया, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया, ये कह रहे हैं कि जी हम साइबर हमला करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन कोई प्लान नहीं है। और यहाँ तक कॉल गुस्से से कहकर बंद हो गई है कि फिर वो स्ट्राइक हमें अकेला भी करना पड़े हम करेंगे, और उसमें अमेरिका से प्लान भी शेयर नहीं किया जाएगा कि स्ट्राइक कब करना है। ये अब तक की सूरत हाल है जो इजराइल को असल में तकलीफ हो रही है, और अमेरिका को इसलिए नहीं कि वो उसके साथ खड़ा है, उनको ये पता है कि इसके बाद हमारी तबाही हो जाएगी और रीजन में क्या होगा वो सबको पता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।